हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 7th क्लास है मेरे प्यारे बच्चों। तो ध्यान रखिए 7th क्लास है और 7th क्लास में हम लोग हमारे अतीत सेकंड जो हमारी हिस्ट्री की बुक है हम उसको देखेंगे और हम लोग आज मुगल साम्राज्य के विषय में पढ़ेंगे। चलिए हम चलते हैं सीधे डिजिटल बोर्ड पर। देख लिया आपने, तो हम मुगल साम्राज्य की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 4 हमारी तरफ आपका बढ़ते हुए चैप्टर नंबर 4 को हम देख रहे हैं, मुगल साम्राज्य। सबसे पहले आप मुगल साम्राज्य का एक इसको देखिए। आप बताइए क्या है? ये लाल किला है। आप मुझे बताइए कि भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा कब फहराते हैं? कौन बच्चा बताएगा? चलिए मैं आपका इंतजार करूंगा। क्लियर है? तो आपने देख लिया। अब आप सबसे पहले देखिए, मध्यकालीन यानी कि जब आपके मुगल भारत आए तो हमने उस युग को मध्यकालीन कहा। क्लियर है? और जब अंग्रेज आए उस युग को हमने आधुनिक काल कहा। इतना तो आप सामान्य वर्णन को सीख चुके होंगे, आपने पढ़ चुका है काफी बार, तो आप इतनी चीजों को इसमें बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से आप देख चुके हैं। अब थोड़ा ध्यान रखिए, मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहां लोग एवं संस्कृति इतनी अधिक विविधतापूर्ण थी, यानी कि आप अगर इस समय को देखोगे, थोड़ा सा इस जगह को देखोगे, तो आपको चीज समझ क्लियर आएगी कि जो स्थिति है थोड़ी सी अलग है। अलग कैसे है? एक तो यहाँ लोग बहुत हैं, संस्कृति बहुत है। क्लियर है? थोड़ा आपको दिखाई देगा। क्लियर है? तो यहाँ क्या है? फिलहाल भारतीय उपमहाद्वीप कैसे विविधतापूर्ण। आज भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी संस्कृति में है, भाषा, बोली, रूप और रंग, इन सब की प्रधानता जो है आपको दिखाई देती है। ठीक। क्लियर है? अब देखिए, और कह रहे हैं कि यहाँ पर शासन करना अत्यंत कठिन था, क्योंकि एक रूप रंग हो तो आप उनको समझ सकते हैं या एक संस्कृति हो। आपने पूर्ववर्ती विपरीत मुगलों के साम्राज्य की स्थापना का वहां कर आपने कार्यकाल पढ़ा है और वहां अपने कार्यकाल को देखा। वे केवल छोटी अवधि के लिए ही संभव था, और कह रहे कि हो सकता है कि आप छोटी अवधि के लिए भी वहां शासन प्रशासन कर पाओ। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध उत्तरार्ध मतलब जब 16वीं शताब्दी आपकी खत्म हो रही है, दिल्ली और आगरा आगरा से अपने राज्य की विस्तार शुरुआत की गई। 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्होंने प्रशासन के ढांचे संबंधी जो विचार किए थे, उनके लिए राज्य के पतन पर भी आपके टिके रहे। ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप के पश्चात आने वाले शासकों को अछूत न रखा जा सका। यानी कि जो चीजें वहां से आई उनको हम आपका अछूत न रख सके। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासक दिल्ली निवास और किले पर आपका राष्ट्रीय प्रचार से संबंधित थे। कैसे थे इन सारे प्रचार से? तो राष्ट्र किले से हम आप जानते हैं कि 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं? झंडा फहराते हैं लाल किले से। ये मेरा प्रश्न था। अब आपको समझ आएगा कि भारत में शासन करना कितना आसान और कितना कठिन है तो क्यों है, और उसके स्वरूप में लेखक क्या कह रहा है। क्लियर है? आप देख रहे हैं? आगे बढ़े। मुगल कौन थे? अब आपको मैं पूछ रहा हूं मुगल कौन थे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, मुगलों में ना माता की तरफ से अलग थे और पिता की तरफ से अलग थे। इतिहास का बहुत बड़ा पहलू और समझना चाहिए। मुगल दो महान वंश शासकों के क्या थे? आपके पूर्वज थे। ये ध्यान रखना चाहिए। ये कैसे थे? दो महान वंशों के क्या थे? वंशज थे। माता की ओर से क्या थे? मंगोल थे, और पिता की ओर से चंगेज। मंगोलों ने भारत पर खूब आक्रमण किया है, चंगेजों ने भी आक्रमण किया है। अब ये दोनों के मिक्स हैं। क्लियर है? मध्य एशिया के कुछ भागों पर इनका राज था। मंगोल जो आपका चाइना के नीचे वाला रीजन है वहां रहते थे, और चंगेज जो आपका आपका तुर्कमेनिस्तान और
उज्बेकिस्तान का जो रीजन है, ये लोग वहां रहा करते थे। और कह रहे हैं पिता से वे ईरान, इराक और तुर्कमेनिस्तान तैमूर शासक के वंशज थे। अब देखिए पिता की तरफ से कहां से थे, जो पिता का आपका वंशज था तैमूर, आप उनको देखिए इन्होंने कहां कहां शासन किया है। परंतु मुगल अपने को मुगल यानी कि मुगल कहलाना वो करते थे पसंद, यानी कि ये अपनी माँ के गोत्र को या अपनी माँ के सरनेम को ज्यादा पसंद करते थे। इसलिए क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृति सैकड़ों लोगों के नरसंहार थी। अब चंगेज खान का जो आपका सोशल इमेज थी वो अच्छी नहीं थी, इसलिए लोग क्या करते थे, चंगेज खान के नाम को न जोड़कर वो अपनी माता के नाम के पक्ष को मंगोलों को अपने रखता था। उनकी प्रतियोगिता, आप देखिए जहां शासन कर रहे हैं इनके खिलाफ कौन खड़े हैं, उज्बेक से इनका क्या होगा, कंपटीशन होगा और ये हार जाएंगे उज्बेकों से। दूसरी तरफ ये देखिए प्रतियोगिता में कौन थे इनकी, उज्बेक थे। मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व अनुमान करते थे। अब ये तैमूर के तरकते थे कि भाई हम पिता की ओर से कैसे हैं, आपका बड़े को हैं, खुशहाली है, और गर्व का अनुमान करते थे। तो पिता की तरफ से कैसे थे, तैमूर वंश के थे, उधर से कैसे थे ये, इसलिए क्योंकि वे इसके एक महान पूर्वज रहे हैं जिन्होंने 398 में दिल्ली पर कब्जा किया। तैमूर आया अटैक करने के लिए, आपको याद नहीं है, कहानी पढ़ी, क्लियर है, जब आपका बंगाल का नवाब सादात अली खां अपनी मृत्यु करता है, क्लियर है। आगे बढ़े, चलिए अब तू अच्छे तो देखिए, तैमूर उसके उत्तराधिकारी और मुगल एक लघु चित्र में है, जिसके मध्य तैमूर है, बीच में कौन बैठा है, तैमूर, ये बैठा है, और उसके दाहिनी तरफ मरीन शाह जो प्रथम मुगल सम्राट बाबर का लड़कदादा था, यानी कि परदादा था, और उसके दाएं तरफ अबू सैद यानी कि बाबर का दादा, और तैमूर के दाएं तरफ सुल्तान मोहम्मद मिर्जा यानी कि जो बाबर के पिताजी हैं वो, ठीक, यानी बाबर के परदादा, अच्छा मोहम्मद मिर्जा परदादा, और उमर शेख बाबर के पिता। तो कितनी पीढ़ी हो गई, 1 2 3 4 पीढ़ी एक साथ बैठी है। और दाहिनी तरफ महमूद की ओर, चौथी ओर से पांचवे जो है मुगल सम्राट बाबर, अकबर और शाहजहां है। तो ये तो इनके पुराने पूर्वज हैं, क्लियर है, और इधर ये बैठे हैं सारे, क्लियर है। पहले पूर्वजों को कहां बैठा रखा है, ये इधर, और जो बाद में है अकबर बाबर वगैरह, ये है, बाबर यहाँ बैठा है, जहांगीर यहाँ बैठा, अकबर, ये सब ये आपके नीचे बैठे हुए, क्लियर है। और बीच में कौन बैठा रखा है आपने, इन्होंने, तो अभी आपने पढ़ा इनके बीच में तैमूर, ये तैमूर को बड़ा अच्छा मानते थे, तो एक ऐसी फोटो, एक इमेज इन्होंने बनवाई है अपनी, क्लियर है, और ये आपको दिखाई देगा, ठीक है। देख लिया, उन्होंने अपनी वंशावली का चित्र प्रदर्शित किया है, और प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। किसके साथ, तैमूर के साथ, जैसे लोग एक जमाने में अशोक के साथ अपना चित्र बनवाना पसंद करते थे, क्लियर है। हर्षवर्धन को इस कैटेगरी में आप रख सकते हैं, कुषाणों को रख सकते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं मुगल सैन्य अभियान। तो प्रथम मुगल सैन्य अभियान, बाबर आया 1526 से लेके 1530, ये पहली लड़ाई लड़ेगा। मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध कौन लड़ेगा, तो बाबर और इब्राहिम शाह लोदी, ये पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत में 1526 में लड़ेंगे। फिर एक पानीपत दूसरा होगा, एक तीसरे में लड़ेंगे, किसके साथ, बालाजी पेशवा लड़ेगा, और ये लड़ेंगे अंग्रेज, तो थर्ड है, सेकंड आप बताएंगे। जब 1494 में फरगाना राज्य उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 14 साल थी, यानी कि फरगाना उज्बेकों के पास का रीजन था, वहां पर इसको फरगाना मिला क्षेत्र अपने पिता के उत्तराधिकार में। कितने बरस का, 14 बरस का, सोच कर देखिए 14 वर्ष का व्यक्ति शासक बना। मंगोलों की दूसरी शाखा उज्बेकों पर आक्रमण के कारण अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी,
उज्बेक इन्होंने वहां से जो जो लोग थे उज्बेक, उन्होंने इसको वहां से भगा दिया। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद 1504 में काबुल पर दोबारा कब्जा किया और 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम शाह लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया। आपको पता होना चाहिए, जब हम पढ़ रहे थे पीछे चैप्टर में तो हम देख रहे दिल्ली सल्तनत, तो आगरा और दिल्ली दोनों कैपिटल थी, इसलिए लोग दोनों जगह अपना कब्जा करते थे, दिल्ली और आगरा में। ज्यादा दूरी नहीं है, 100-120 किलोमीटर के अंतर एक दूसरे में, तो ये लोग वहीं जाया करते थे। तो जब भी किसी भी शासक की राजधानी पर कब्जा हो गया तो ये मान लीजिए ऐसा माना जाता था कि उसके साम्राज्य पर कब्जा हो गया। इसलिए राजधानी में सबसे ज्यादा पुलिस फोर्स, सैन्य अभियान, किलेबंदी सब कुछ वहां होती थी। क्लियर है कि बस राजधानी पर किसी दूसरे व्यक्ति का कब्जा ना हो जाए। ठीक। और युद्ध में अगर राजा मारा गया तो समझ लो युद्ध खत्म, जिसने मारा वो जीत गया, मरने वाला हार गया। ये उस टाइम का एक नियम था। चलिए देख लिए, तालिका वन को आपने देख लिया, मुगल सैन्य अभियान शासकों को किस प्रकार से लड़े और किस प्रकार से सैन्य अभियान चलाए, इनके बारे में आपने चैप्टर में देखा और पढ़ा। अब देखिए, तालिका वन में हमने मुगल बाप का सैन्य अभियानों को देखा और इसमें ध्यान से पढ़िए कि आप लंबे घटनाक्रम की कोई पुनरावृत्ति ढूंढ सकते हैं क्या, जो बहुत लंबे समय तक चली हो। उदाहरण के लिए आप गौर करेंगे कि अफगान मुगल सत्ता में तत्कालिक क्या था, खतरा था। अब मुगल और ओहम के बारे में आप 7वें चैप्टर में पढ़ोगे। सिख ओहम आप देखेंगे किस तरह से ये दक्षिण भारत का विद्रोह है। सिखों को पढ़ोगे, मेवाड़ को देखोगे, मारवाड़ को देखोगे और इसके साथ सफावादी ईरान से और आप अकबर और हुमायूं के संबंध को अंतर ढूंढेंगे। औरंगजेब के शासनकाल में गोलकुंडा और बीजापुर पर कैसे अधिकारण होगा, यानी कि साउथ की तरफ कैसे आपका मुगल बढ़ेंगे, तो इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। बस एक चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए, जो बैटल ऑफ पानीपत 1526 में जो हो रहा है, इस बैटल ऑफ पानीपत में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रही है कि जब बाबर दिल्ली में आकर अटैक कर रहा था इब्राहिम शाह लोदी पर, पहली बार किसी ने तोप का प्रयोग किया था और यही कारण है कि वो आकर भारत में युद्ध जीत गया, नहीं तो बिल्कुल नहीं जीतने वाला था किसी भी कंडीशन में। कारण क्या था, जैसी तोप चली और गोले दूर दूर जा गिरे और आग लगी, विस्फोट हुआ, तो भारतीय जो यहाँ के लोग थे, जो इब्राहिम शाह लोदी की जो सेना थी, वो डर गई और तितर बितर हो गई। और तितर बितर होने पर ही उनने मौके का फायदा उठाया और उसको मारकर अपनी गद्दी कब्जा ली। तो उसको दिल्ली कब्जाने वाला बाबर में मात्र जो तोप आपको बनी दिखाई दे रही है ना, इन तोपों के युद्ध के कारण ही ऐसा हुआ था कि भारत में पहली बार किसी ने तोपों का प्रयोग किया था। क्लियर है। देख लिया आप लोगों ने। अब देखिए इमेज देख रहे हैं, 16वीं शताब्दी में युद्ध में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ था। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं समझा रहा था। और बाबर ने पानीपत की लड़ाई में इसे बहुत प्रभावी मतलब इफेक्टिव ढंग से इसका तोपों का प्रयोग किया था। और जब कोई पहली बार, अब मान लीजिए आप युद्ध करने पहुंच गए, अब एक युद्ध हो रहा है आपके तीर से, तलवार से, घोड़ों की लड़ाई से, अब वहां अचानक बम फटने लगे तो आदमी कहेगा ये क्या हो रहा है, तो आदमी अपनी जान बचाने के लिए भगेगा नहीं भगेगा। तो सेम कहानी कुछ ऐसे ही हुई। अब ये लड़ रहे थे ऐसे युद्ध, बताइए, बाबर साहब हमारे ये लोदी जी, और इधर से बाबर लड़ रहा था ऐसे। तो कौन जीतेगा, जिसके पास भाई जो ज्यादा आपको सशक्त होगा। तो युद्ध का प्रयोग करके बारूद, वहां तकनीकी चीजें और अग्निशयन के साथ इन्होंने आपका युद्ध लड़ा और आप इसको देख रहे हैं कि कैसा युद्ध हुआ ये। ठीक, मुगल सम्राट को आपने इस पर देखा। अब थोड़ा सा हम तालिका वन में तब पहुंचते हैं और थोड़ा सा जो उसमें शासक बने हैं उनके कुछ समय पीरियड हैं, कुछ उनकी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उन घटनाओं को हम देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप मुझे बताइए, यहाँ तक कोई समझ आया कुछ चीज, कोई डाउट, कोई क्वेरी, कुछ आपको नया चीज लग रहा है कि भाई कोई एक देश से दूसरे देश आ रहा है और उस संस्कृति में वो आपका प्रवेश कर रहा है, तो वो किस प्रकार की युद्ध नीति को अपना रहा है, ये थोड़ा सा आपको अंतर विजन थोड़ा सा क्लियर
आगे बढ़े, चलिए। आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ के एक एक चीजों को हम देखेंगे, गौर करेंगे। देखिए, देख लिया इतना आपने। अब आप तालिका 1 को देखेंगे तो आपको क्लियर होगा कि आखिर में तालिका 1 में है क्या। तो तालिका 1 को आप अगर देख रहे हैं तो प्रमुख पहला आप देखिए मुगल सम्राट पर हम चल रहे हैं, यानी कि जब मुगल भारत में एंट्री हो चुकी है 1526 के पानीपत के बाद जब उनकी शुरुआत है, तो पहला आपका शासक, मुगल शासक कौन है? बाबर। और बाबर का जो टाइम पीरियड है बड़ा कम है। आप देखिए 26 से लेकर 30 यानी कि 4 वर्ष तक रहे, लेकिन जब तक रहे लगातार निरंतर युद्ध में रहे। जैसे 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम शाह लोदी और उसके साथ अफगान शासक समर्थक को हराया, यानी कि अफगानियों ने भी लोदी के साथ अटैक किया था बाबर का। फिर उसके बाद खानवा का युद्ध हुआ, राणा सांगा जो इनको लेकर आए थे भारत में, उनको भी हराया, राजपूतों को। फिर आपका चंदेरी का युद्ध हुआ, इसमें आपका चंदेरी के राजपूतों को हराया। 29 में भी एक अटैक हुआ। चलिए, तो आपने क्या देखा? बाबर को आपने देख लिया और 1526 के अटैक, इन सब चीजों का। अब बाबर के बाद शासक बनता है हुमायूं। हुमायूं कौन है? उसका लड़का है हुमायूं। अब होता क्या है, देखिए 1530 से लेके 1540 यानी कि 2 टाइम पीरियड आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक तो पहले 10 साल बनेगा, फिर उसके बाद 1 साल के लिए बनेगा। तो बीच में ये 40 से लेके 55 के बीच जो गैप है 15 साल का, ये कहां चला गया? तो असल में हुमायूं को शेरशाह सूरी हरा देता है और वो दिल्ली पर शासन करता है। लेकिन बाद में हुमायूं अपने भाइयों की सहायता से वापस इसको हटाकर फिर दिल्ली पर कब्जा कर लेता है और लाइब्रेरी की सीढ़ी से गिरकर इसकी डेथ हो जाती है। तो देखिए, हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। हुमायूं ने क्या किया? अपनी जायदाद को बांट दिया। भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षा के कारण हुमायूं अफगानों के प्रतिद्वंदी का सामने फीका पड़ गया। अब कहानी क्या थी? अब अफगानों की राजनीति दिल्ली में चल रही थी और शेरशाह सूरी अफगान था। क्या था? शेरशाह सूरी अफगान था। अफगानियों का जो अफगानी किसको सपोर्ट करते थे पहले? बेलोल लोदी को। बेलोल लोदी को किसने हराया? बाबर ने। बाबर के आने के बाद जब इसने अपने साम्राज्य को बांट दिया, अफगान इसके पीछे लगे रहे राजनीति करने में, और कहानी यही निकली कि अफगानों ने 2 बार हराया। चौसा का युद्ध होता है 1539 में और 1540 में कन्नौज का। इन दोनों युद्ध में इसको हरा दिया और हारने का इसको कहां भागना पड़ा? ईरान। ये कहां भाग गया? ईरान। तो ईरान इसको भागना पड़ा। क्लियर है? तो ऐसी बात नहीं है कि आप अगर शासक बन गए तो पूरी जिंदगी आप ही रहेंगे। हर किसी ने सत्ता पर काबिज होने के लिए बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं, बड़े बड़े युद्ध लड़े हैं, बड़े बड़े संघर्ष को झेला है। आप देखिए, और यही कारण है कि हुमायूं जब आपका संघर्ष झेल रहा है 15 साल 16 साल, अकबर का जन्म हो चुका है और अकबर इसी संघर्ष के चक्कर में पढ़ लिख नहीं पाया, अनपढ़ रह गया। क्लियर है? अकबर पढ़ नहीं लिख नहीं पाया। जब आप कभी पढ़ोगे हिस्ट्री को बड़ा होकर, आप जाओ ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में, तब आपको इनकी जीवनी पढ़ने को मिलेंगी, क्या क्या किया, तो आपको पूरी स्टडी आएगी आपको क्लियर। तो देखिए, अब बांट दिया। अब ईरान में क्या था? हुमायूं ने सफावादी शाह की मदद ली। एक व्यक्ति था, उनने कहा भाई मेरी हेल्प कर थोड़ी सी, और मेरे को वापस दिल्ली चाहिए अपनी जगह, नहीं तो लोग कहेंगे बेटे ने कमाई थी, बाप ने कमाई थी, बेटे ने गवा दी। तो इन्हें 1555 में पुनः दिल्ली पर कब्जा कर लिया और एक इमारत से गिरने के बाद इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। असल में ये कोई वो नहीं थी इमारत, ये आपकी लाइब्रेरी थी। क्या थी? लाइब्रेरी थी। और लाइब्रेरी में किताबें आपके सीढ़ी पे चढ़ रहा था और सीढ़ी से गिर गया। इतिहासकार इसके बारे में जियाउद्दीन बर्नी लिखते हैं कि एक बादशाह पूरे दिन लड़खड़ाता रहा और अंतिम में लड़खड़ाते हुए उसकी मृत्यु हो गई।
और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मुगल बादशाहों में एकमात्र ऐसा बादशाह था जो ज्योतिष को मानता था, और यही कारण है कि हर सप्ताह में 7 रंग के कपड़े पहनता था, और उसका नाम था हुमायूं। ज्योतिष में बड़ा विश्वास करता था। क्लियर है? तो चलिए, हमने आज इतना ही आपका देखा, अभी आप पढ़ेंगे, अभी तो है। क्लियर है? तो और बहुत सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन आ रहा है समझ में, कुछ पूछना है पूछ लीजिए। क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिए। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी इतिहास के पन्ने हैं जो आपकी बुक में दर्ज नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ रोमांचक तथ्य और फैक्ट आपको सुनाता चलूंगा। क्लियर है? तो इतना हम लोग करेंगे आज के लिए। थोड़ा रिवीजन करिए, पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नए इंटरेस्टिंग जो फैक्ट्स हैं उनको हम लोग अपने साथ कैरी करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।